नमस्कार मित्रों। अभी तक हमारी एनाटॉमी की 7 क्लास हो गई है। आज हम 8वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो यदि आप लोग पहले की कक्षा नहीं सुन पाए हैं तो उनको भी सुन लीजिएगा। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। विटामिन्स हैं और उनके संदर्भ में उनके कार्य या बीमारियां हैं। ये कई बार पहले भी आया आपका। जैसे विटामिन डी है, ये डाइट्री कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को या फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो कैल्शियम का तो पहले भी कई बार आया था। फॉस्फोरस भी आप साथ में याद रख सकते हैं। दोनों के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। विटामिन के भी पहले आया था आपका, जो कि क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने में काम करता है। क्लोटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड की वेन्स कट गई तो ब्लड निकलने लगता, तो वहां पे क्लोटिंग हो जाती है आपकी, खुरुंड टाइप का जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसके बनाने में काम करता है। विटामिन ई का मैंने विस्तार से पहले बताया ही था, जिसको टोकोफिरोल कहा जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सुरक्षा करता है। हमारे शरीर के अंदर अपने आप ही कुछ फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, फ्री रेडिकल्स। और ये सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और भी नुकसान होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को भी होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, ए, सी, ई। तो ई भी है आपका। तो स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सुरक्षा करता है उसका। और इसके अलावा ई के और भी काम है, जैसे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है आपका, आई को और स्किन को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और हीमोलाइसिस है आपका, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका रप्चर हो जाता है, फूट जाते हैं, तो उनको रोकता है। हीमोलाइटिक अनीमिया उसकी कमी से हो सकता है आपका, बच्चों के अंदर ये मुख्यतः देखा जाता है। B6 जिसको पायरिडोक्साइन कहा जाता है, इसकी कमी से भी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इनका क्या क्या फंक्शन रहता है? एक तो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, अमीनो एसिड्स का। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में काम करता है, जो यहाँ पे दिया है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ब्रेन एंड इन नर्वस टिश्यू। द ब्रेन और नर्वस टिश्यू के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, मेटाबॉलिज्म कह लीजिए, तो वहां पे काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर हम देखते हैं कई सारे होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन आदि आदि, या गाबा भी है आपका। उनके बनाने के लिए भी B6 की आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन के बनने में भी इसकी आवश्यकता होती है। और इम्यून फंक्शन में भी काम करता है, लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को हेल्प करके। ऐसे कई सारे काम यहाँ पर इसके दिए गए हैं, इनको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है, इसलिए एनर्जी बनाता है ये B6 वाला। आगे भी आपके डिजीज दी हुई है, किस किस के कारण से कौन सा आपका रोग होगा। इसमें मैचिंग करने के लिए कहा है कि कौन सी किसके साथ जुड़ेगी। जैसे पोलीडिप्सिया है, ये खर्च से जुड़ा हुआ है। तो ए को आप कह सकते हो 2 से। जो पोलीयूरिया है, तो पोली का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक होना। तो पोली का तो वही अर्थ आएगा। डिप्सिया हो गया आपका प्यास से जुड़ा हुआ। यूरिया मतलब यूरिनेशन, तो यूरिनेशन मतलब बी का 3 आ जाएगा। फेजिया आपका, फेजो हमने पढ़ा था आपका, डिस्फेजिया खाने के संदर्भ में आपका। तो पोलीफीजिया मतलब ज्यादा खाना, ज्यादा भूख लगना, ये इंक्रीज हंगर से जुड़ेगा। और हेमोराइड्स जिसको पाइल या बवासीर भी कहा जाता है, तो गुदा मार्ग में जो आपकी वेन्स है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उसको ही पाइल कहा जाता है। तो डी का आपको 4 हो जाएगा। तो ये अलग अलग डिजीज थी, उनकी मैचिंग हमने की। इस पेपर में 2 ही क्वेश्चन थे। अगला पेपर भी हम देखते हैं, फरवरी 2023 का। शोल्डर मसल्स इज नोन एज, शोल्डर की जो मसल्स है उनको क्या कहा जाता है? तो शोल्डर की जो मसल्स हैं वो डेल्टॉइड कहलाती है। जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आप मसल्स को भी देख लीजिएगा, कभी कभी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो लेटिसिमस डोरसाई है आपकी, ये बैक की मसल्स होती है आपके लोअर बैक में। तो ये बैक आप कह सकते हो, लोअर बैक। ग्लूटस मैक्सिमस है, ये आपकी बटक की मसल्स है आपकी, जो आपकी थाई को रोटेट करती है। ये बटक का हो गया आपका, हिप की।
और रेक्टस एब्डोमिनस है आपकी, ये पेट की तरफ की मसल्स है आपकी एब्डोमिनल की, एब्डोमिनस से ही पता लग रहा है हमें। तो जो हमारे 6 एब्स होते हैं, उस एब्स के अंदर यही मसल्स आपकी दिखती है, रेक्टस एब्डोमिनस। तो यहाँ पे शोल्डर वाला पूछा था, तो उसका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। द इनरमोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो सबसे अंदर की कवरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें शब्दावली का अगर परिचय आपको हो, तो एंडो जो होता है वो अंदर के लिए यूज किया जाता है, न्यूरियम मतलब नर्व की या न्यूरॉन की मसल्स हो गई या लेयर हो गई, एंडोन्यूरियम न्यूरॉन की सबसे अंदर की लेयर ये हो जाएगी। एपी जो वर्ड यूज होता है ये आउटर मोस्ट लेयर के लिए यूज किया जाता है, तो एपिन्यूरियम वो हो गई। पेरिन्यूरियम है उसके अंदर की, है सबसे वैसे बाहर की, लेकिन अंदर की पेरिन्यूरियम हो जाती है। तो शब्द से ही आप उसकी पहचान कर सकते हैं, एंडो मतलब इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर न्यूरॉन की। एग्जाम्पल्स ऑफ केटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज की गई है वो नॉर्मली यूज नहीं की जाती हैं। तो जो केटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, वे आपके कीटोन बॉडीज के अंदर ब्रोक डाउन किए जाते हैं, ग्लूकोज में ब्रोक डाउन नहीं होते हैं। और कीटोन बॉडीज जो होती है आपकी, वे थोड़े केमिकल फार्मूले की दृष्टि से उनको देखा जाता है। कीटोन बॉडीज मतलब हो गया एसीटो एसीटेट, उतना सब जानने की जरूरत नहीं है, हमें भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन कीटोन बॉडीज में जो आपके ब्रेक डाउन होते हैं उनको केटोजेनिक अमीनो एसिड कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो केटोजेनिक हो गए, एक बोथ मतलब मिक्स हो गए, जिसमें कीटोन बॉडीज भी होती, ग्लूकोज भी होते हैं। एक ग्लूकोजेनिक होते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, मतलब कन्वर्टेड, मतलब कीटो कैटोजेनिक जो होंगे उनका कन्वर्जन तो कीटोन बॉडीज में ही होगा। जो मिक्स वाले हैं उनका कीटोन बॉडीज में भी होगा, ग्लूकोज में भी होगा। जो ग्लूकोजेनिक है उनका जो कन्वर्जन होगा आपका, जब ये टूटेंगे ब्रोक डाउन होगा तो वे ग्लूकोज में ही ब्रोक डाउन होगा। तो इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछे गए थे कि कैटोजेनिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ल्यूसीन और आपका लाइसीन, या आइसोल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ये तो प्योरली आपके केटोजेनिक है, दोनों के दोनों। और जो आपके टायरोसाइन है या फिनाइल लालानाइन लालानाइन है, ये मिक्स है आपके। इनका जो ब्रेक डाउन होता है वो केटोजेनिक में भी होता है, ग्लूकोजेनिक में भी होता है। तो बाकी जो दिए गए हैं वे आपके केटोजेनिक नहीं है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कभी आए तो। कठिन क्वेश्चन था, ज्यादा व्याख्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो सी और डी, थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर सही होगा। अगला है हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने पहले बताया था, 2 हिस्से थे आपके, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे नॉर्मल पिट्यूटरी लिखा है, उसके द्वारा कौन कौन से आपके हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक तो एसीटीएच, मैंने बताया था पहले, एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एपिनेफ्रिन है, ये नहीं होता, ये एड्रिनल मेडुला से होता है, मेडुला, ये हमने बताया था पहले, आया भी है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ये भी सिक्रीट होता है आपका, ये दूसरा हो गया। और ट्रायोडोथायरोनाइन, ये तो T3 हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से होता है, ये पिट्यूटरी से नहीं होता। तो उस आधार पर ए और सी, ये 2 ऑप्शन आपके हो गए। बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। लंग कैपेसिटी से पहले भी क्वेश्चन आया था आपका, टाइडल वॉल्यूम का जो पूछा था, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब वहां पे टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन आई थी, अब यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी का कॉम्बिनेशन पूछा है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। टोटल लंग कैपेसिटी में, टोटल लंग कैपेसिटी से समझने से पहले मैं कुछ और टर्म्स आपके सामने रखता हूँ। जैसे टाइडल वॉल्यूम जो हमने पढ़ा था, टाइडल वॉल्यूम था आपका नॉर्मल, आपने श्वास लिया और छोड़ दिया, नॉर्मल जो इनहेल एक्सहेल है उनको मिला के टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। एक वर्ड आपका यूज होता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वर्ड, इसका मतलब होता आपका जब आप डीपली इनहेल कर रहे हो, जितना आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और उसको आपने फिर नॉर्मल छोड़ दिया, ये एक लेवल हो गया। तो ये कह रहेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
रिजर्व वॉल्यूम। एक आता आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि ये लिखा हुआ आपका, उसका मतलब होता है कि आपने कई सारी मसल्स मसल्स के नाम मैं सब नहीं ले रहा हूं कौन कौन सी है, जैसे इंस्पिरेशन में आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड है, स्केलीन है, ये दो मसल्स काम करती है जब हम डीप इनहेलिंग करते हैं। नॉर्मल इनहेल में आपकी जो मसल काम करती है वो आपकी डायफ्राम है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। ये है आपकी जो डीप इनहेल में काम करेगी, सॉरी नॉर्मल इनहेल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम। और डीप इनहेल में जो काम करती है आपकी वो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और स्केलिन, ये दो होगी। और जो आपकी नॉर्मल एक्सहेल में कोई मसल काम नहीं करती है, लेकिन जब हम डीप एक्सहेल करेंगे आपका, सॉरी डीप एक्सहेल करेंगे, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें 5 मसल्स काम करती है: इंटरनल, इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस। ये 5 मसल्स है जो फोर्सफुली एक्सहेलेशन में काम करती है। तो एक्सपिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है, वो उन सब मसल्स का प्रयोग करके जितनी भी वायु आप बाहर निकाल सकते हो निकाली आपने, और फिर नॉर्मल स्थिति में आ गए। इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इन दोनों को यदि मिला दो, मतलब टाइडल वॉल्यूम भी मिल गया आपका, या करो इंस्पिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम था, टाइडल जो वॉल्यूम था, और एक्सपिरेटरी रिजर्व जो वॉल्यूम था, इन तीनों को यदि मिला देते हो तो वो कहलाता है आपका वाइटल कैपेसिटी। ये हो गया। उस वाइटल कैपेसिटी मतलब कितनी भी आप वायु बाहर निकालो, उसके निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ वायु आपके शरीर के अंदर बच जाती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसको मैंने क्लास में बड़े विस्तार से स्पष्ट चित्र के माध्यम से बताया था, उतना ज्यादा मैं यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, समय की सीमा है। तो यहाँ पे पूछा था कि टोटल जो लंग कैपेसिटी है वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनती है। एक तो वाइटल कैपेसिटी हो गई आपकी डी, और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी तो होगी पूरी, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको मिला के वाइटल कैपेसिटी जीवनीय आप कह सकते हो। और जो बच गया आपका वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, और उन दोनों को मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी आपकी बन जाएगी। बाकी और कोई बेटर कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है। बनाने में और भी बना सकते थे, लेकिन जो ऑप्शन आपके दिए हैं उस आधार पे डी ऑप्शन आपका सही बनता है। ये वर्टिब्रे से संबंधित क्वेश्चंस है। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं आपके? ये 7 होते हैं, हमने पहले पढ़ा ही था 7। थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। लंबर वर्टिब्रे जो होते हैं आपके ये 5 होते हैं, ये भी पढ़ा था। और जो कोकइक्स है, वैसे तो अडल्ट के अंदर ये 1 होते हैं, लेकिन अब कोई बेटर ऑप्शन नहीं बना तो बच्चों में आपके ये 4 होते हैं, उस आधार पे ये 4 हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन हो गया जैसे सर्वाइकल का 7, तो ए का 3, 2 हो गया। थोरेसिक का 12, 4। सी ऑप्शन हो गया, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है आपका, ये अब लेटेस्ट में जैसे देखिए अब यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, जहां पर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वो आगे भी आएंगे आपका, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, उसकी भूमिका आ रही है। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आया पे किस आसन में कौन कौन सी आपकी मसल्स काम करती है, उस आधार पे ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो एक एक करके देखिए। जो हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं बैठ के, प्रक्रिया आपको पता ही है, उसमें जांग के, थाई के पीछे वाली जो मसल्स हैं उन पे खिंचाव पड़ता है आपका, वे प्रभावित होती है, और उनको हैमस्ट्रिंग्स कहा जाता है। हैमस्ट्रिंग्स को याद रखिएगा, थाई के पीछे वाली, जिसमें 3 आपकी मसल्स होती है, मैंने क्लास में कराया था आपका। एक होती बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस आप नाम देख लेना ऑनलाइन। एक सेमी टेंडिनोसस, और तीसरा होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस। सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये 3 मसल्स हैं आपकी जो हैमस्ट्रिंग की होती है। पश्चिमोत्तानासन में इन्हीं पे प्रभाव पड़ता है। जो त्रिकोण आसन है आपका, जिसमें हम नीचे की तरफ साइड में झुकते हैं, प्रक्रिया आपको पता है, उसमें पेट की जो ओब्लिक मसल्स है साइड वाली, उन पे आपका प्रभाव पड़ता है। जो राज कपोत आसन है, उसकी प्रक्रिया में हम पीछे की तरफ झुक के पैर पे अपना सिर लगाते हैं, तो उसमें जो आपकी चेस्ट के आसपास का एरिया है, रिब्स के आसपास का एरिया, उसका पीछे की तरफ खिंचाव होता है, और वहां पर आपकी इंटरकोस्टल मसल्स होती है रिब्स के पास में,
तो इसका आपका 2 हो जाएगा। और डी आपका हलासन। हलासन की प्रक्रिया आपको पता ही है, हम पीछे की तरफ पैर लेके जाते हैं तो इसमें गर्दन के पीछे शोल्डर, दोनों शोल्डर के बीच की जो गर्दन की मसल्स है उसको ट्रेपीजियस कहा जाता है, वहां पे प्रभाव पड़ता है। तो डी का 1। इसकी पिक्चर्स आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, सभी मसल्स की या आसनों की, अगर जानकारी ना हो तो। अच्छा प्रश्न आगे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बन जाएगा। देखो अभी ये आ गया क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपका, एबडक्शन एडक्शन, ये अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होती है। तो आसन के संदर्भ में हमें बताना होता है किस आसन में किस प्रकार की मूवमेंट होगी। पहले आप एक बार मसल्स की मूवमेंट देख सकते हैं। जब हमारे जॉइंट का एंगल डिक्रीज हो रहा होता है उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, और जब इंक्रीज हो रहा होता है उसको एक्सटेंशन कहा जाता है, और वो जब ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है उसको हाइपर एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे शोल्डर जॉइंट पे आप देखो, जब एंगल आपका कम हो रहा है तो फ्लेक्शन है, बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पीछे की तरफ तो हाइपर एक्सटेंशन है। एक तो ये स्थिति होगी। और एक आता है आपका एबडक्शन एडक्शन, ये बॉडी की मिड लाइन है। यदि मिड लाइन से आपका शरीर का कोई अंग दूर जा रहा है तो वो एबडक्शन है, और मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो वो एडक्शन है। एबडक्शन एडक्शन, ये हथेली की तरफ भी आप देख सकते हैं, वही स्थिति है। जब हम पूरा सर्कुलर मूव करते हैं किसी क्रिया को, उसको सरकमडक्शन कहा जाता है। ये शोल्डर का भी दिखा दिया, ये हिप की तरफ का भी दिखाया, हिप ज्वाइंट पे। और एक होता है जब हम हाथ को लेटरल रोटेशन, मतलब बाहर की तरफ कर रहे हैं तो लेटरल रोटेशन, और अंदर की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, ये मीडियल रोटेशन है। ये मूवमेंट दिखा रहा कि ऐसे मूव किया लेटरल, ऐसे मूव किया मीडियल। ऐसे पैर में भी बाहर की तरफ मूव किया तो लेटरल, अंदर की तरफ मूव किया तो ये आपका मीडियल होगा। ये कई प्रकार की आपकी मूवमेंट इस तरह से हम देख सकते हैं। अब आप देखिए, जो हम पढ़ रहे थे कि एबडक्शन किस में बनेगा आपका या उसमें किस में बनेगा, उस चीज को हम विचार करते हैं। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं या तो वो मुझे कुछ अजीब से लगते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ समस्या। एक तो ठीक है, जो मीडियल रोटेशन है आपका, रोटेशन वो गरुड़ासन में होता है, तो उस आधार पे बी का 1 बनता है। बी का 1 बना तो ये दो आपके एलिमिनेट हो गए। यदि आप फ्लेक्शन देखो, फ्लेक्शन की दृष्टि से आपका वज्रासन इन्होंने एक्सेप्ट किया है। वज्रासन में घुटने मोड़ के बैठते हैं तो घुटनों की तरफ से आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन हो गया। लेकिन पश्चिमोत्तानासन को इन्होंने एक्सटेंशन स्वीकार किया है, तो वो किस आधार पे किया, क्योंकि आगे वो पश्चिमोत्तानासन को फ्लेक्शन भी स्वीकार करेंगे। अब ये हो सकता है कि जो यहाँ पे दिए गए हैं, वज्रासन में तो फ्लेक्शन हो रहा है तो वो हो गया। अब पश्चिम उत्तानासन को किस आधार पे आपको जोड़े वो पता नहीं लग पा रहा, तो उसको उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया। ये किया होगा पीठ की तरफ से, कि पीठ कमर और पैर के पीछे को सीधा करके हम खिंचाव हो रहा है, पीठ की तरफ से हो सकता है एक्सटेंशन उन्होंने एक्सेप्ट किया हो। तो डी का इन्होंने 3 माना। और जो आपका पर्वतासन है उसमें भी एक विचारणीय पार्ट है। पर्वतासन हम 2 तरह से करते हैं, बैठ के भी करते हैं, नॉर्मली भी करते हैं, जो सूर्य नमस्कार में किया जाता है। तो एबडक्शन का अभिप्राय हो गया आपका कि जब आप शरीर से दूर लेके जाते हैं। तो अब जो नॉर्मल बैठ के कर रहे हैं चलो तो मान सकते हैं कि हाथों को उठा के आप शरीर से दूर लेके जा रहे हो तो वो हो सकता है। लेकिन जो वैसे किया जाता है सूर्य नमस्कार की पोजीशन में जो आता है पर्वतासन, उसमें एबडक्शन अभी भी विचारणीय है। मेरी समझ के हिसाब से वो नहीं बैठता है। तो जो ऑप्शन इन्होंने स्वीकार किया वो थर्ड है, तो थर्ड को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ए का 2 एबडक्शन पर्वतासन हो गया। मीडियल वाला सही बैठता आपका गरुड़ासन, रोटेशन हो गया। फ्लेक्शन आपका वज्रासन हो गया, एक्सटेंशन आपका पश्चिमोत्तानासन हो गया। तो इस परीक्षा में हम इतना ही रखते हैं इस वाले वीडियो में। बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ओम